चलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 19 क्वेश्चन कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में इसने कहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है बच्चों, ये बताना है हमें। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा। नंबर 1 वास्तविक होगा, नंबर 2 काल्पनिक होगा, नंबर 2 दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं होगा। तो बच्चों जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, तो इसका सही ऑप्शन है बी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में इसने कहा है जब प्रकाश की किरण हवा से यानी कि वायु से कांच में प्रवेश करती है, तो जब वो वायु से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो कहाँ पे मुड़ती है वो। अब बच्चों ध्यान से समझो इस बात को। ये हमारा नीचे हमारा कांच है, ये वाली प्लेट, और ये हमारी वायु है। ये जो माध्यम है ये विरल माध्यम है, और ये जो माध्यम है वो सघन माध्यम है। जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, अभिलंब से दूर हट जाती है, जो कि गलत है। अभिलंब के निकट अभिलंब की ओर चली जाती है। अभिलंब के समानांतर अभिलंब के समांतर हो जाती है। डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बच्चों, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी कि अभिलंब के निकट पहुंच जाएगी। तो सही ऑप्शन है बी। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 22। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, तो आप किसी दर्पण से कहीं भी खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः यह दर्पण है। तो आपको समझ में आई बात। एक दर्पण है जिसके सामने आप खड़े हैं, चाहे आप कहीं भी खड़े हो, और जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, जो आपकी इमेज बनेगी वो सदैव सीधी होगी। तो ये कौन सा लेंस होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में इसने पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन में इसने कहा है केवल समतल। दूसरे में कहा है या तो समतल या उत्तल। दूसरे में इसने कहा है केवल उत्तल, और डी में कहा है केवल अवतल। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों बी, या तो समतल होगा या उत्तल होगा, क्योंकि दोनों में इनमें हमें सीधे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में इसने कहा है फोटोग्राफी कैमरे का, जिससे हम फोटो खींचते हैं, उस कैमरे का अभिदर्शक जिधर वस्तु होती है उधर वाला जो लेंस होता है वो कौन सा होता है। फर्स्ट उत्तल लेंस, सेकंड अवतल लेंस, थर्ड उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। तो बात किसकी बात हो रही है, यानी कि उसमें तो लेंस लगा होता है, दर्पण थोड़ी लगा होता है। तो दो ऑप्शन तो ये तो गलत हो गए हमारे, तो दर्पण तो होगा ही नहीं किसी भी कीमत पे। तो क्या बचा, एक उत्तल बचा, एक अवतल लेंस बचा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए ठीक है इसमें, क्योंकि जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 24 में इसने कहा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर मतलब कोई भी वाहन हो उसके साइड में जो शीशा लगा होता है जो पीछे आने वाले वाहनों को देखता है, तो ये जो शीशा है ये कौन सा होता है। फर्स्ट अवतल दर्पण, सेकंड उत्तल दर्पण, थर्ड उत्तल लेंस, और डी प्रिज्म। देखो बच्चों ऑप्शन से ही पता चल रहा है ना तो प्रिज्म है और ना ही लेंस है। ऑप्शन ए और बी में से ही हमारा कोई सा ऑप्शन ठीक है बच्चों। तो 24 का आंसर हो गया बी, यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है वो साइड मिरर के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 में इसने कहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि अवतल दर्पण है और उसकी जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है।
तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है बच्चों? r बराबर होता है 2f, यानी कि इसका डबल। तो इसकी जो फोकस वक्रता त्रिज्या होगी बच्चों वो हो जाएगी कितनी? वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 20 सेंटीमीटर। यानी कि क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन होता है f बराबर होता है r/2, डबल हो जाएगा f का फोकस दूरी का। तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में इसने कहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक 1 का मान होता है, यानी कि 1 क्या होगा? 1 को हम n भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये होता है n का मान होगा। तो n का जो मान होता है बच्चों वो होता है साइन i बटे, ये साइन i है और ये साइन r है। तो ये तो स्नेल का नियम है, n बराबर होता है साइन i बटे साइन r। तो हमारा ऑप्शन जो हो गया वो बी ठीक हो गया बच्चों, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 में इसने क्या कहा है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। जो भी निर्गत किरण है और अभिलंब का जो बीच बना होता है, अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 27 में फर्स्ट में इसने कहा है आपतन कोण, नंबर 2 परावर्तन कोण, नंबर 3 निर्गत कोण नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड में से हमारा एक आंसर है। आपतन कोण क्या होता है? जो ऊपर से आता है, पर इसने कहा है निर्गत जो निकल के जाता है, ये वाला कोण। तो ये वाला कोण होता है परावर्तन कोण। तो सही ऑप्शन हो गया बच्चों बी। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 28 में इसने पूछा है अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, यानी कि मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है अवतल लेंस का? फर्स्ट में है u/v, सेकंड में है uv, और सी में है u+v, और डी में है v/u। तो सही ऑप्शन होगा बच्चों डी, v/u। चलो क्वेश्चन नंबर 29 में इसने क्या कहा है? 29 में इसने पूछा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें किसका उपयोग होता है? तो दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो बच्चों दर्पण का तो उसमें उपयोग होता नहीं है, तो क्या होगा? या तो अवतल लेंस होगा या उत्तल लेंस होगा। तो सही आंसर क्या है आपका? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में इसने कहा है किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसके द्वारा सदैव ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्या होगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बायोफोकल लेंस, या इनमें से कोई नहीं बच्चों। बताओ आप इसका आंसर। उत्तल लेंस ऐसा होता है जिसके द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक होता है बच्चों। तो ए ऑप्शन सही हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में इसने कहा है एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? सभी जगह समान मोटाई का होता है। तो ये तो नहीं होता है, गलत है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, गलत बात है, वो तो अवतल होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये बात सही है। बीच में से वो मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन ठीक हो गया बच्चों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में इसने कहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, यानी कि उसके जितना वस्तु है हमारा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होना चाहिए। तो हम वस्तु को कहाँ पे रखें? क्वेश्चन नंबर 32 में इसने ऑप्शन दिया है फर्स्ट लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर,
थर्ड, लेंस की प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में अनंत पर। नहीं बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, क्योंकि जब हम वस्तु को सी पर रखते हैं तो सी होता है वक्रता केंद्र, तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में इसने कहा है किसी प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा, यानी कि किसी बिंब का जो है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी कि उसके द्वारा जो प्रतिबिंब है वो आभासी है, सीधा है तथा बिंब से बड़ा पाया गया। क्या क्या हुआ? आभासी हुआ, सीधा हुआ और बिंब से बड़ा पाया गया। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी कि वस्तु कहाँ पे रखी हुई होनी चाहिए बच्चों? मुख्य फोकस पर या वक्रता केंद्र के बीच? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इनमें से बताओ बच्चों कौन सा आंसर ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो ऑप्शन है इज करेक्ट, वो है डी। तो सही ऑप्शन हो गया डी। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच अगर ये रखा होगा तो प्रतिबिंब जो होगा आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे घंटी के जो बटन है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस है या जो भी हम वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं वो आपको मिलती रहे, आपको उनका पता नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 में इसने क्या कहा है? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस के बीच की फोकस दूरियां, इनकी फोकस दूरियां कितनी है? -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, क्या है इनमें से ये बताना है। दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। ठीक है बच्चों, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल का पानी। ठीक है बच्चों, तो 34 का जो आंसर है वो है दोनों अवतल होंगे, क्योंकि अवतल जो होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो माइनस की होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में इसने क्या कहा है? 35 में परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण। इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो परावर्तन का जो नियम है बच्चों उससे निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में इसने पूछा है बच्चों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जो कोई भी लेंस होता है उसमें कितने मुख्य फोकस होते हैं बच्चों? तो एक लेंस में सदैव 2 मुख्य फोकस होते हैं, एक दाईं ओर एक बाईं ओर। ठीक है बच्चों, एक नहीं, 3 नहीं, ये इनमें से कोई नहीं, सब गलत है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 में इसने क्या कहा है? प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें कहाँ कहाँ गमन, मतलब कैसे चलती है ये बताना है। सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो हमने तो साफ साफ पढ़ा है प्रकाश की जो किरणें होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो ए इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में इसने कहा है बच्चों सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। यानी कि जो सर्च लाइट होती है, टॉर्च होती है, उनका जो परावर्तक सतह होता है वो कौन सा होता है? उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका इज करेक्ट आंसर होगा बच्चों अवतल, क्योंकि सर्च लाइट में जो भी सतह यूज हम करते हैं वो होती है अवतल।
ठीक है बच्चों। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। क्या होती है? हमने अभी पढ़ा था F बराबर होता है बच्चों R/2, तो वक्रता त्रिज्या की आधी हो गई, दुगनी गलत, आधी सही, चौथाई या बराबर ये भी गलत, तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपका बी ऑप्शन सही होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 में इसने कहा है बच्चों, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण, ये पहला माध्यम है और ये किसी और माध्यम में चली गई तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ बच्चों इसका आंसर क्या है? बच्चों इसका आंसर है बी, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जबकि परावर्तन में जिस माध्यम से वो जाती है वापस सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट आती है, इसे कहते हैं परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 41। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या होती है बच्चों? कहाँ से जा रही है ये देख लो ध्यान से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विलंब से दूर मुड़ जाती है, गलत बात है। सीधे निकल जाती है, ये भी गलत है। अविलंब की दिशा में जाती है, ये भी गलत बात है। अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ये सही है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये समझाया था, जब भी कोई प्रकाश किरण क्या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ये हमारा विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है बच्चों, तो यह अविलंब की ओर झुक जाएगी, यानी कि अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगले क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, सेम बात उसमें भी वही पढ़ रही है, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह अविलंब से दूर मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, 7 रंगों में टूट जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही ऑप्शन है बच्चों बी, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। जब वो क्या किसी पृष्ठ के लंबवत डाली जाएगी तो बिना मुड़े सीधे के सीधे निकल जाएगी, जैसे वो जा रही थी, जिस पथ पे वो जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है 43 में इसने कहा है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण। जब भी कोई पानी की बाल्टी हमारे सामने भरी हुई रखी रहती है तो हमें जो उसकी वास्तविक गहराई है वो हमें कम नज़र आती है, ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो ये आप बताइए, क्या कह रहा है? प्रकाश का परावर्तन होता है इसलिए, प्रकाश का अपवर्तन होता है इसलिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है इसलिए, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि अपवर्तन के कारण ऐसा महसूस होता है बच्चों कि बाल्टी की गहराई हमें कम मालूम या कम दिखाई पड़ती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसका अगला क्वेश्चन है बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। सही बात है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन होएगा। तो इसमें क्या होना चाहिए? पहला, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, ये कह रहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की जो चाल है उसमें बदलाव हो जाता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, ये कह रहा है कि प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए होता है अपवर्तन। सी ऑप्शन, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, कह रहा है कि रंग में बदलाव होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो सही ऑप्शन क्या है बच्चों इसका? ये कह रहा है कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल में बदलाव हो जाता है, इसलिए वहाँ पे अपवर्तन की क्रिया
घटित हो जाती है। बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। मैंने अपने YouTube चैनल शिक्षा सदन बूढ़पुर पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मॉडल पेपर्स अपलोड किए हैं, जो आने वाली हाल ही फिलहाल परीक्षा में आपको बहुत हेल्प प्रदान करेंगे। आप इनको जाके YouTube चैनल पर देख सकते हैं और इनसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड का जो पेपर है वो किस तरह का होगा और इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। लगभग हूबहू इसी तरह का पेपर आपके सामने रखा होगा जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये भी हूबहू ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। इनको बड़े ध्यान से पढ़ना और ऐसे पढ़ो कि ये पेपर में आने ही वाले हैं, और जो भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो सब इन्हीं में से आएंगे। चलो बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 में इसने कहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। फर्स्ट, दोनों कोण बराबर होते हैं। सेकंड, आपतन कोण बड़ा होता है। सी, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। डी, कोई निश्चित संबंध नहीं है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है बच्चों सी, आपतन कोण बड़ा होगा बच्चों जब कोई वस्तु क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंच जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें इसने कहा है 46 में जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है बच्चों? प्रिज्म के शीर्ष की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर। किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं है बच्चों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि वो जो प्रिज्म पे प्रकाश डाला जाता है, ये हमारा प्रिज्म है, हमने ऐसे इस पे प्रकाश डाला, प्रकाश ऐसे गया तो वो ऐसे मुड़ जाता है। देखो ध्यान से कहाँ पे मुड़ रहा है, तो ये मुड़ने की क्या दिशा है इसकी बच्चों? इसकी मुड़ने की दिशा है प्रिज्म के आधार की ओर। देखो ये इसका आधार है, तो ये आधार की ओर नीचे की ओर मुड़ रही है बच्चों। तो करेक्ट आंसर बी। यहीं तक ये पहला चैप्टर था आपका बच्चों। इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से पढ़ना और इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है बच्चों।